क्वांटम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिक्रिप्ट कर देगा, क्योंकि जितनी ये मैथमेटिकल पॉलिनोमियल बेस्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसकी कैलकुलेशन क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू बहुत फास्ट हो जाती है। So, सबसे बड़ा थ्रेट क्वांटम कंप्यूटर का है सिक्योरिटी। तो लास्ट ईयर चाइना ने एक डिक्लेरेशन किया, उसने कहा कि हमने 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर यूज करके RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया। तो RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन है क्या? जितने बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सारी इस इंक्रिप्शन को इस्तेमाल करती है। डेबिट कार्ड इंक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड इंक्रिप्शन, लॉग इन, पासवर्ड, ATM, हर जगह RSA 2048 बिट। तो सारी दुनिया में हल्ला हो गया कि अरे चाइना ने क्रैक कर दिया विद द क्वांटम कंप्यूटर, अब कल से अटैक शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो एडवर्सरी तक पहुंच जाएगा, तो क्या करें? तो US ने एक लॉ बनाया, क्वांटम सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एक्ट, बिडेन साइन करके गए थे उसको दिसंबर में, और उन्होंने एक गाइडलाइन दी पूरे US क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी सेक्टर को, कि 1 साल के अंदर क्वांटम सेफ हो जाओ वरना पेनल्टी लगेगी। सेम ऑस्ट्रेलिया ने गाइडलाइन दी, UK ने दी, एंड इंडिया स्टार्टेड नेशनल क्वांटम मिशन। ये रीज़न था। इसकी हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्यों अचानक से क्वांटम इतना हाइप हो गया, क्योंकि चाइना ऐसे भाग रहा है। चाइना ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है सिर्फ क्वांटम में। सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक जापान का है जो 4 बिलियन का है। थर्ड लार्जेस्ट कनाडा का है, फिर US का, फिर इंडिया का। इंडिया आई थिंक 5th लार्जेस्ट है जो ऑलमोस्ट 1 बिलियन है। सो 1 बिलियन एंड 15 बिलियन, ये तो हमारी 15 टाइम्स है। सो और उनके पास ऑलरेडी 400 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है, हम तो अभी बनाने वाले हैं 22 क्यूबिट का। वो मैं इसको एक और वो एनालॉजी दूं कि 500 क्यूबिट या 400 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर का मतलब क्या है। तो आप गूगल कीजिएगा कि भाई व्हाट्सएप इंक्रिप्शन क्रैक करने के लिए मुझे कितने क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर चाहिए और कब तक क्रैक हो जाएगा। तो गूगल पे रिसर्च में रिजल्ट आ जाएगा बहुत सारे आर्टिकल्स के बेस पर कि हमें 1000 क्यूबिट चाहिए और 2029-30 तक हम क्रैक कर देंगे। फिर आप कहना बिटकॉइन कब तक क्रैक कर देंगे? बोले 29-30 तक कर देंगे। मतलब ये जितने बड़े बड़े इंक्रिप्शन है जैसे ब्लॉकचेन वाले या हैशिंग, ये सारे 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर पर क्रैक हो जाएंगे। तो अभी एक सर्विस शुरू हो गई, स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर, कि जैसे इन दोनों के बीच की बातचीत रिकॉर्ड कर लो, अभी रिकॉर्ड कर रख लिया, 2-3 साल में तो डिक्रिप्ट करके मिल ही जाएगा। तो कई सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, कई सारे फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, कई सारे मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, पॉलिटिकल केसेस चल रहे हैं। पीपल आर स्टोरिंग डेटा कि 2-3 साल बाद तो खेल हो ही जाना है। सो दिस इज अ बिग 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 रिस्क। पर क्वांटम के अंदर एक अच्छी चीज बताता हूं। क्वांटम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्पिरिचुअल है। क्वांटम कंप्यूटर यदि आपको समझना है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। तो सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बताता हूँ कि क्यों इतना फास्ट कर देता है कैलकुलेशन। जितना हमारा क्लासिकल फिजिक्स था वो मास और ग्रेविटी पर डिपेंड करता था। मास है और ग्रेविटी है। तो चाहे वो न्यूटन लॉ हो, वेलोसिटीज लॉ हो, या E=mc² है, आपने देखा। फिर हमने कहा कि ग्रेविटी तो टाइम और स्पेस का कर्वेचर है, थिंग्स हैव बीन इवॉल्व्ड। पर जब मास बहुत छोटा हो जाता है, मिनिस्क्यूल, क्वांटम इन नेचर, तो वो ग्रेविटी का रिस्पेक्ट नहीं करता। मतलब उस पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि ग्रेविटी उस पर वाले तरीके से नहीं असर कर रही है, वो एज इट इज लॉ नहीं फॉलो हो रहा। उसका बिहेवियर बड़ा मैजिकल हो जाता है और उस मैजिक की वजह से कैलकुलेशन फास्ट होती है। अब वो मैजिक है क्या, जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं डिफाइन कर सकती। उसके लिए आपको एक नई थ्योरी चाहिए होती है, स्ट्रिंग थ्योरी है जो आती है वैसे। क्या है वो? तो सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे यंग, उन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक लाइट का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है फोटोन। तो आइंस्टीन कहते थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। तो उसने क्या किया कि एक फोटोन गन से एक फोटोन थ्रो किया और बीच में बैरियर लगाया जिसमें 2 स्लिट किए और एक पर्दा। यदि लाइट फोटोन है और मैं एक ही फोटोन यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो या तो वो इस स्लिट से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा और सामने एक डॉट बन जाना चाहिए। पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो सामने एक वेव बन गई, मतलब वहाँ पे कोहेरेंस हुआ। और वो तभी हो सकता है जब वो 2 वेव्स इंटरेक्ट करें, अमलगमेट करें। तो उसने कहा यार वेव कैसे बन गई। फिर उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कहा चलो लाइट फिर वेव होगी, पार्टिकल नहीं है, वेव है। तो उसने कहा, तो 100 साल तक लोग सोचते रहे कि लाइट पार्टिकल है, फिर 100 साल तक सोचते रहे कि लाइट वेव है, और फिर 100 साल तक सोचते रहे कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों है। तो इसको बोलते हैं वेव डुअलिटी का कॉन्सेप्ट।
जिसको हम उपनिषदों में अद्वैतवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, कि दोनों कैसे है। सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, जब यहां से फोटोन निकला तो यहां एक ऑब्जर्वर लगा दिया, देख लिया, तो वो डॉट बन गया। तो साइंटिस्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है, यदि मैं ऑब्जर्वर नहीं, यदि ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं तो वेव है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो डॉट है। फिर आप रेफर करते हो वही मांडुक्य उपनिषद, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। जब आप लोगों को देखने का नजरिया बदलते हो तो चीजें बदल जाती हैं। ये सृष्टि हमारी दृष्टि से है, हम चूंकि देख रहे हैं इसलिए सृष्टि है, अदरवाइज ये वेव है। इसमें मल्टीपल यूनिवर्स चल रहे हैं, हमें ये एक ही डायमेंशंस में दिख रही है बिकॉज हम देख रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ये वाली आंखें नहीं है, ये वाली आंखें, कॉन्शियसनेस जो हमारी है, जो हर चीज में है। और चूंकि हर चीज सेम कॉन्शियस के संग है इसलिए सेम यूनिवर्स दिखता है। तो जो हम कहते हैं कि ईश्वर सब में है और वो सेम है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, एंड तत्त्वमसि, वही तुम हो, मैं और तुम्हारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पर मैं अपने आप को मल्टीपल फॉर्म में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अलग अलग फॉर्म में हूँ, पेड़ पौधे जल, पर हर जगह, हर छोटे से छोटी जगह पर मैं ही हूँ। एंड दैट इज प्रूवन थ्रू क्वांटम फिजिक्स। फिर एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। आप दो फोटोन पार्टिकल लीजिए और एक प्रोसेस के थ्रू उनको अमलगमेट करेंगे तो वो दोनों इंटेंगल्ड हो जाते हैं। एक फोटोन अपने पास रखिए और दूसरा फोटोन लाइट ईयर्स दूर फेंक दीजिए, लाइट ईयर्स। इस फोटोन को आप ऐसे स्पिन करेंगे ना तो वो इंस्टेंटली रिवर्स स्पिन कर जाएगा। साइंटिस्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है, हाउ आर दे कनेक्टेड, वो आपस में बात कैसे कर रहे हैं, न बीच में कोई वायरलेस वायरलाइन कम्युनिकेशन, न मॉड्यूलेटर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, आरएफ, कुछ नहीं, निर्वात है, हवा भी नहीं है। आप कितना भी दूर ले जाओ, यदि वो दोनों पार्टिकल कनेक्टेड हैं तो कनेक्टेड हैं, वो कम्युनिकेट करेंगे। अब इसके पीछे कोई लॉजिक ही समझ नहीं आया, और इसके बेस पे क्वांटम कंप्यूटर चलते हैं। तो जब हम पहले बात करते थे कि हम ब्रेन वेव के थ्रू मैसेज पास कर देते हैं या कम्युनिकेट कर लेते, तो हमें लॉजिक समझ नहीं आता ऐसा हो कैसे सकता है, बिकॉज वी नीड कैपेसिटर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, ऑसिलेटर, तब तो हम आरएफ को मॉड्यूलेट करेंगे, फिर वो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, इफ इट इज एंटेंगल इट इज एंटेंगल, बात खत्म, उसके पीछे कोई रीजन नहीं। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम टनलिंग का, कि यू कैन इवन पास थ्रू एनी फिजिकल मीडियम in some circumstances because we all are made of quantum particles। तो ये तीन कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वांटम कंप्यूटर डिज़ाइन होता है, और तीनों बड़े मैजिकल से हैं। तो टू अवर ऑडियंस, और इसके बारे में वीडियोस देखिए, अब आपको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा कि हाउ इट इज़ स्पिरिचुअली मच मोर रिलेवेंट। जो लोग अभी तक मांडुक्य उपनिषद नहीं पढ़े, पढ़ लें एक बार, और मज़ा आएगा। अब पढ़ के ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो बार बार वो क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं, यार यही तो बोल रहा है कि चूंकि मैं देख रहा हूँ इसलिए दुनिया है, एक क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी मोर इंटरेस्टिंग एक्चुअली आफ्टर साइंटिफिक लिंकेज। दैट्स अमेजिंग। जस्ट द लास्ट क्वेश्चन, आपने लास्ट टाइम हमें बताया था 2007-8 के आसपास आईफोन आया, बिटकॉइन आया, व्हाट्सएप आया, बहुत सारे क्रिकेट फैंस का कहना था आईपीएल भी उसी टाइम आया था, उसका भी कोई लिंक है इसके साथ? सट्टा वाला हो सकता है कि मतलब इसकी भी कोई थ्योरी है, बहुत सारा बहुत नहीं ऐसा अब इतना लिंक मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये भी लिंक मैं नहीं किया है, ऐसा कुछ प्रूवन रिकॉर्ड्स कहीं नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऑब्वियस लगती हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है ऐसे लगे आपको कि मैं लिंक कर रहा हूँ। जैसे बिटकॉइन और डार्क वेब एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, ऑब्वियस, इसमें तो कोई लॉजिक कोई दूसरा है नहीं। चलो आईफोन और व्हाट्सएप को मैं थोड़ा सा, लेकिन सब एक ही टाइम पे आया इसलिए मैंने लिंक किया। मैंने कहा ना, दिस कैन नॉट बी जस्ट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज व्हाई एट द सेम टाइम कि डार्क वेब प्रोलिफरेट कर रहा है। डार्क वेब पहले से था, डार्क वेब कमर्शलाइज्ड हुआ है। डार्क वेब था डिफेंस प्रोजेक्ट यूएस आर्मी का, लेकिन उसके बाद वो एक कम्युनिटी जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना 2008 में, एंड उसके ऊपर पूरा डार्क वेब बिल्ड हो गया, जिसका कंट्रोल किसी के पास रहा नहीं, कम्युनिटी ने ले लिया। लोग कहते हैं कम्युनिटी, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं ऐसा मानते नहीं कि कोई भी चीज़ दुनिया में कम्युनिटी से होती है। हर चीज़ किसी के इनिशिएटिव से होती है। एक बंदा झंडा लेके चलता है तब आज़ादी मिलती है, मतलब कम्युनिटी ड्रिवन चीज़ें नहीं होती, कोई ना कोई लीडर तो होगा ना।
तो वो लीडर कौन है उस तक जानना जरूरी है। जैसे बिटकॉइन भी आया, तो बिटकॉइन आज की डेट में मेरे ख्याल से $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। कितने लोग हैं जो बिटकॉइन पे ही सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल चीज़ें बिटकॉइन के थ्रू ही बेच पाते हैं। ड्रग्स है, आर्म्स एमिनिशंस हैं, हैकिंग सर्विसेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बिटकॉइन के बिना संभव ही नहीं था। आपको पता है जब ईरान इराक युद्ध हुआ 9 साल चला, यूएस किसके साइड से था? ईरान इराक में? हाँ, मुझे नहीं मालूम। यूएस इराक की साइड से था। ओके। इराक को फुल सपोर्ट कर रहा था। और जैसे ये युद्ध खत्म हुआ, यूएस ने इराक को ही खत्म कर दिया। सद्दाम हुसैन को बोला कि तुम्हारे यहाँ तो केमिकल बॉम्ब है और ऐसा वैसा, और खत्म। जब ईरान इराक युद्ध हो रहा था तो ईरान को कौन हेल्प कर रहा था? इजराइल। ईरान को सारे आर्म्स एमिनिशन इजराइल ने सपोर्ट किए थे, पर इजराइल के पास आए कहाँ से? यूएस ने दिए। ये पूरा है थियरी, अभी आप पढ़ो, गूगल करेंगे लोग समझ आ जाएगा कि खुला ऊपर तो बवाल मच गया कि यार ये तो यही सप्लाई कर रहा था। अभी इजराइल ईरान युद्ध हुआ है और अभी यूएस इधर है। तो आप खेल, क्योंकि आर्म्स एक इकोनॉमी है, जब तक आर्म्स बिकेंगे यूएस सरवाइव करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ युद्ध होते रहना चाहिए। वो यूक्रेन को भी लड़ाएगा, उसको भी लड़ाएगा, पंप करता रहेगा, तुम भी लड़ो, तुम खुद नहीं लड़ेगा किससे, हम दे रहे हैं, तो हम आर्म देते रहेंगे, हम तुम्हें फ्री दे, अफगानिस्तान में पहुंचा तुम्हें दे देंगे, दूसरी की तरफ ऐसे घुमा के तो पहुंचा ये देंगे। इतनी बड़ी इकोनॉमी है एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट कि इवेंचुअली तो पैसे के लिए हो रहा है ना। इतने लोग मारे जाते हैं, खत्म होते हैं, पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, पर एट द एंड कुछ लोग होते हैं जो ये कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के डिसीजंस होते हैं, 4, 5, 10, 15 लोग होंगे, उनका लालच खत्म नहीं होता या उनका ग्रीड खत्म नहीं होता। तो चाहे वो डार्क वेब हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, उसके पीछे हैं तो कुछ ही लोग, क्योंकि उसकी वजह से कम्युनिटी को तो हेल्प नहीं हो रही। ऐसे तो नहीं हो रहा कि लोगों की जिंदगी बदल गई हो। सो इट डजंट लुक लाइक, रादर इट लुक्स लाइक कि कुछ लोगों की चेंजेस जरूर आए। सो इस वजह से वो थ्योरी मैंने दी थी कि चाहे डार्क वेब हो, बिटकॉइन हो, व्हाट्सएप हो या आईफोन हो, बट देयर आर सेट ऑफ पीपल दोज आर बिहाइंड इट, बिकॉज ये सब चीजें एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं। तो आई गेस किसी एक और इंसान को लगा होगा यार आईपीएल का भी उसका पैसा डूबा होगा, आई एम श्योर। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू निहारिका, इट वाज लवली टॉकिंग। वी ऑलवेज हैव अ लॉट मेनी क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में भी आ जाते हैं। सो होपफुली वील कीप सिटिंग एंड वील कीप डिस्कसिंग दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। पिछली बार की तरह अगर आपके और भी सवाल हो उन्हें भी कमेंट्स में लिखते जाइएगा। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं सर का सोशल मीडिया हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आपको सवाल के जवाब यहाँ ना मिले हों तो आप उनको जाकर परेशान कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वो वहाँ आपको जवाब दे देंगे। आज के एपिसोड में बस